हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या है और इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है जो हमें, चाहे आप प्रोजेक्ट बनाने जाइए, चाहे आप प्लेसमेंट इंटरव्यूज में जाइए, दोनों में एक बहुत ही खास रोल प्ले करता है। और ये एक ठीक ठाक, मतलब एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है जो आप अपने थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अलग अलग कोर्स में अलग अलग जगह पे इसको रखा गया है। तो वो एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और काफ़ी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको बेसिक ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। तो डेटाबेस है क्या, इसको अभी टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए आप समझें कि सदियों से हमारे बुजुर्गों ने डेटा को मेंटेन किया है। डेटा को मेंटेन किया मतलब हमेशा से पैसे का लेन देन का हिसाब रखा जाता था। हमेशा से अगर कोई दुकान है तो दुकान की जो इन्वेंट्री थी, मतलब दुकान में कितने सामान हैं, कितने नहीं है, कितने घट गए, हमेशा से रखा जाता था। लेकिन पहले इसको कैसे रखा जाता था? पहले इसी चीज़ को रखा जाता था मैनुअल तरीके से। मैनुअल तरीके का मतलब हुआ कि जो रजिस्टर आप मेंटेन करते थे, मतलब आप ऐसे समझिए, आपने जरूर देखा होगा किसी भी दुकान में इस तरीके का एक बही खाता टाइप का होता है। ये रजिस्टर है आपका, इस रजिस्टर के अंदर कॉलम लोग बना देते थे, यहाँ पे फील्ड का नाम लिखा होता था और वहाँ पे उसको रखते थे। तो ये काम बहुत दिनों से चला, मतलब हमेशा से चला आया है। रिकॉर्ड्स को रखना, उसको मेंटेन करना, ये काम शुरू से ही होता आया है और ये हमारा मैनुअल सिस्टम था। लेकिन मैनुअल सिस्टम में दिक्कत क्या थी? मैनुअल सिस्टम ये दिक्कत थी कि भाई मान लीजिए कि 10, 20, 50, 100, 200 आइटम्स के अगर डिटेल रखना है तब तो आप रख सकते हैं। लेकिन आप सोचिए लाखों करोड़ों डिटेल रखना हो, और चलिए आपने करोड़ों रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, अब उसमें से कोई एक सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे? आप सोचिए कितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स खर्च होगा इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑटोमेशन की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री ने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने आपको दिया डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। उन्होंने ढेर सारे डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दिए जिससे आप उस मैनुअल डेटा को, उस मैनुअल जो डेटा आप जो अभी तक प्रोसेस कर रहे थे, उस डेटा को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकें। अब अगर उसको मैनेज करने के लिए इन्होंने कहा कि वैसे तो डेटाबेस की कई कैटेगरीज हैं, 4-5 में, नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, लेकिन ज़्यादातर हम लोग का जो इस्तेमाल होता है वो 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस, तीसरा है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। बाकी नेटवर्क डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी है, उसको मैं अभी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने नहीं जा रहा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब कि ये जो मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये ओप्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं और जितने भी ओप्स के कंसेप्ट होते हैं वो उस पर अप्लाई होते हैं। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानना चाहें तो जैसे वाकांडा डीबी है, अगर कोई जावास्क्रिप्ट का एप्लीकेशन बन रहा हो तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इस्तेमाल करना है तो वाकांडा डीबी की तरफ जा सकते हैं हम लोग। अगर जावा बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो ऑब्जेक्ट डीबी की तरफ जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन पे काम करना है तो मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर पाइथन बेस्ड कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस यूज करना है तो आप जो डीबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये हमारे हैं तीनों एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, जो सबसे ज़्यादा चलता है, जिसमें पूरे की पूरे कोर्स में भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वो वेटेज होता है रिलेशनल डेटाबेस का। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस का ऐसा समझ जाइए कि हर चीज़ को एक रिलेशन के फॉर्म में रखा जाता है। रिलेशन का मतलब आप समझिए, जो टेबल मैंने बनाया ना, इस टेबल को साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं रिलेशन। तो अभी इसको मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ऐसे समझिए कि हर चीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है, जैसे आप पहले पुराने रजिस्टर में अरेंज करते थे। और अगर रिलेशनल डेटाबेस में आप बात करना चाहें तो रिलेशनल डेटाबेस के जो फेमस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो सबसे पहले है ऑरेकल, फिर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर, और ये है माईएसक्यूएल, ऑरेकल का ही छोटा पार्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एमएस एक्सेस। ठीक है, ये चारों 5 एप्लीकेशन पुराने समय में, और भी जब हम लोग शुरुआत में पढ़ना चालू किए थे तो उस समय डीबीएस इस्तेमाल होता था, उस समय फॉक्स प्रो इस्तेमाल होता था, लेकिन वो बाबा आदम के ज़माने की बातें हैं, आज वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास जो डेटाबेस को के लिए जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास हैं ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल और एमएस एक्सेस, जिसमें
MySQL और Oracle का तो बहुत धुआंधार इस्तेमाल होता है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट पे बेस्ड चीज़ें हैं, जैसे अगर आप कोई ASP.NET पे वेबसाइट बनाएंगे तो ASP.NET पे वेबसाइट बनाने में जो कंपेटेबिलिटी है वो SQL के सर्वर के साथ में ज़्यादा है। अगर आप PHP की कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसकी कंपेटेबिलिटी MySQL के साथ में ज़्यादा है। अगर आप जावा का कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसकी कंपेटेबिलिटी Oracle के साथ में ज़्यादा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा यूज नहीं कर सकते, लेकिन कंपेटेबल होने का मतलब जैसे आप समझिए कि किसी एक प्रोडक्ट के अंदर उसी प्रोडक्ट का एसेसरीज लगवाइए, आप दूसरी कंपनी के एसेसरीज लगवाएंगे तो फिट तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ऑड मैन आउट टाइप का दिखता है। ठीक है। अब आज की डेट में क्योंकि RDBMS के ऊपर भी रिसर्च होने लगी, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर होने की बात होने लगी, तो NoSQL डेटाबेस आया जिसका नाम है MongoDB। MongoDB खास तौर से जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनते हैं या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के डेटाबेस होते हैं, वहाँ पे जो डेटा को मैनेज करने का काम होता है वो होता है MongoDB के द्वारा। ठीक है। तो जो अब तक के जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं वो फेमस रहे हैं कौन से? रिलेशनल डेटाबेस एप्लीकेशंस, इन पे हम काम करते हैं। लेकिन आज की डेट में चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का जो डेटा है दैट इज़ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स डेटा, तो वहाँ पर MongoDB या आप यहाँ पर फायरबेस का नाम भी ले सकते हैं। फायरबेस भी उसी तरीके का है, लेकिन वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है। तो एक मेरे ख्याल से मैंने आपको एक डेटाबेस की एक बेसिक समझ यहाँ पर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूज करती है, जैसे यहाँ पर लिखा है NoSQL डेटाबेस, इसका क्या मतलब है? तो आप ऐसे समझिए कि ये जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशंस हमारे हैं, ये सारे डेटाबेस खासतौर से रिलेशनल वाले, ये सारे एप्लीकेशंस, ये सब बातचीत करने के लिए सब क्या इस्तेमाल करते हैं? ये सब इस्तेमाल करते हैं SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक ANSI का स्टैंडर्ड है, ANSI नाम सुना होगा आपने। तो ANSI का स्टैंडर्ड है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती है कि किस चीज़ में क्या होगा, किस चीज़ में क्या होगा। मतलब स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए C लैंग्वेज में हज़ारों फंक्शंस हैं, लेकिन आप अपने भी फंक्शन बना सकते हैं। तो कौन सा C लैंग्वेज का फंक्शन है, कौन सा बाहर का फंक्शन है, ये कौन बताएगा? ANSI बताएगी। तो ANSI ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में बताया है कि ये C लैंग्वेज में ये है, ये है, ये है। और अगर वो C लैंग्वेज के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, इसका मतलब वो कोई बाहरी फंक्शन है। उसी तरीके से ANSI ने कहा कि जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशंस होंगे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन चीज़ होगा जिसको बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जितने भी, तो यहाँ पर जितने भी, जैसे Oracle है वो भी SQL इस्तेमाल करता है, SQL सर्वर भी SQL इस्तेमाल करता है, MySQL भी SQL इस्तेमाल करता है, MS Access भी SQL इस्तेमाल करता है। थोड़े बहुत सिंटैक्टिकल थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल सभी SQL करते हैं। लेकिन जो MongoDB है वो SQL को इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। MongoDB SQL को इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं NoSQL डेटाबेस। होपफुली मैं आपको एक डेटाबेस की बेसिक समझ दे पाया हूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।